नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। वो प्रोग्राम जहां आप सब कुछ खुल्लम खुल्ला बताते हैं, वो बातें जो कोई और आपको बताता नहीं है। और अभी 2 दिन आपने पार्लियामेंट देखी, संसद देखी, मोदी जी का भाषण सुन पाए? पीछे से बड़ा शोर हो रहा था ना, कौन कर रहा था मैं आपको बताऊंगा। क्यों कर रहा था हमारे मेहमान आपको बताएंगे। इसके पीछे क्या सोच थी या साजिश थी, ये भी आपको आज पता चल जाएगा कि आखिर मोदी जी का भाषण किसी तरह ना हो पाए ये राहुल गांधी क्यों चाहते थे। इसकी बात हम करेंगे। मेहमानों साहब को पहले मिलवा दूं, हमारे साथ हैं प्रदीप सिंह जी। आज बड़े लंबे अरसे के बाद ईद के चांद हमारे, लेकिन आज प्रोग्राम में पधारे। बहुत स्वागत सर। बहुत व्यूअर्स मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, प्रदीप जी को लाइए, प्रदीप जी को लाइए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रोज की तरीके से हमारे साथ स्वागत आपका। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। दोस्तों आज हम वैसे शेर पढ़ते हैं। हाँ जी, ये मैं कहूँ कि देखिए यहाँ हल्ला हंगामा शोर था, प्रदीप जी तो शांति से ये अपना एकांतवास में थे। सर हमने एक नई वो परिपाटी शुरू की है कि हम रोज एक शेर जो हमारी चर्चा के साथ मेल खाए ऐसा पढ़ते हैं। आज हमारे पास गजल है। भाई आपने वो दुष्यंत कुमार जी की गजल तो सुनी होगी ना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। तो क्या है वो, पहले ओरिजिनल पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद आज के हालात में अगर वो लिखते तो क्या लिख देते फिर वो। तो दोस्तों पहले ओरिजिनल दुष्यंत कुमार जी की गजल के कुछ शेर। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। क्या बात है, कितनी क्रांतिकारी, शानदार क्रांतिकारी बात। दुष्यंत जी तो देखिए है क्या ना, जो भी छात्र राजनीति करने वाले इमरजेंसी के दौरान उन्होंने लिखी थी, साय में धूप है किताब, साय में धूप, और पतली सी। कोई ऐसा विश्वविद्यालय नॉर्थ में नहीं रहा होगा जहां हॉस्टल में इसका पाठ सस्वर न होता। क्या बात है, जबरदस्त। अब मैंने नहीं, हमारे इलाहाबाद में तो थोड़ा ज्यादा दुष्यंत जी तो अब मैंने थोड़ी सी हिमाकत कर ली है दुष्यंत जी की इस अमर कविता के साथ, अमर गजल के साथ छेड़खानी करने की। बस आज के हालात में क्या क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा ना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। आगे, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस संसद से कोई चिंगारी निकलनी चाहिए। पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस संसद से कोई चिंगारी निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद है, मेरी कोशिश यह है ये सूरत बिगड़नी चाहिए। क्या बात है, आप मतलब मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी ये मक्कारी झलकनी चाहिए। क्या बात है, आपने मतलब सचमुच जो है ना, आज आपने जो है मतलब दुष्यंत जी होते तो मतलब क्या लिखते हैं हम नहीं कह सकते। बल्ला लेके मेरे पीछे दौड़ते, मान लीजिए अलग बात है, वो तो ठीक है भाई किसी का, लेकिन सचमुच संसद का भाव यही था। और आप शुरुआत में आपने कहा कि आपने संसद देखा। हाँ भाई देखा, बड़ी सुंदर संसद थी, लेकिन उसमें बैठे लोग जो कृत्य कर रहे हैं वो सुंदर नहीं। अब मैं आपको राहुल जी की जरा तस्वीरें दिखा दिए जरा, और खासकर जो तैर रही हैं आजकल, जो आज का जो वीडियो आज निकल के आए हैं कि जो हम केवल सभापति को देख रहे थे, उस समय राहुल गांधी क्या कर रहे थे, वो वीडियो रहे। अच्छा, राहुल गांधी जी एलओपी हैं, लीडर ऑपोजिशन हो गए हैं, वो उकसा रहे हैं अपने सांसद को, अरे आगे जाओ, अरे आगे जाओ। वो देखा है आपने क्या होता है, एक बच्चा जब क्रिकेट का मैच बच्चे खेलते हैं तो एक बच्चा जिसका बैट होता है ना, वो पहले कहता है मैं पहले बैटिंग करूंगा, वो बैटिंग कर लेता है पूरा, फिर उसके बारी आती है फिर फील्डिंग करने की, पता ना नाम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, अपना बैट लेके भाग जाता है। तो राहुल जी बोल लिए, पूरा विपक्ष बोल लिया, मोदी जी के बोलने की बारी आई तो ये हुआ, और राहुल गांधी ने करवाया ये। नहीं, लेकिन बड़े घर के बच्चे का बैट अब नहीं है, लोकतंत्र अब अच्छा, बड़े घर के बच्चे की न पिच है, न बैट है, न स्टंप है कि वो आउट हो गया तो बल्ला लेके और विकेट लेके चल देगा। यही था, लेकिन ये लोकतंत्र अब जो है ना, ये अब सबके लिए है। जो बढ़िया खेलेगा वो टिकेगा और खेलने का मौका सबको मिलेगा। नहीं, ये तो आप वास्तविकता की बात कर रहे हैं। वहां जो समस्या है वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, उसकी वजह से ये निकल रहा है कि इस पर अधिकार तो हमारा है, इस गद्दी पर जन्मसिद्ध अधिकार है, इस पर कोई और बैठ कैसे गया। और अगर बैठ गया है तो उसको अपमानित करके हटाना चाहिए। गलती कर रही है ये जनता, ये मतदाता गलती कर रहे हैं जो मौके पर मौका दे रहे हैं। गुस्सा इस बात का है, मोदी से गुस्सा नहीं है, गुस्सा मतदाता का है जो मोदी पर निकल रहा है कि क्यों मौका दे रहे हैं। अरे पहले तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि उन्होंने अभी भी ये तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे। मोदी ने भी पहली बार स्वीकार नहीं किया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार मोदी जी ने भी यही बात कही। और उन्होंने तो किस्से भी सुनाए, इस बार कई कहानियां भी सुनाई मोदी जी ने, मैं आपको सुनाऊंगा सर। लेकिन समझना ये चाहते हैं कि जो हुआ था पार्लियामेंट में कि मोदी जी को नहीं बोलने देना,
ये उस वक्त कोई प्रोवोकेशन हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, आप मानते हैं, या ये सोचकर ही आए थे इस बार कि मोदी बोलेंगे तो हमें ये करना है? नहीं, तीनों बार किया उन्होंने। खुद ही मोदी जी ने कहा कि 14 में भी मुझे झेलना पड़ा, 19 में भी और 24 में भी। तो उनको मालूम है कि मोदी बोलेंगे तो पूरा देश सुनेगा, और सुनेगा तो उसका असर क्या होगा। ये पार्लियामेंट के भाषण का असर होने की शुरुआत हुई थी जब 1996 में 13 दिन की अटल जी की सरकार थी। तब अपनी सरकार का जो विश्वास मत हासिल कर रहे थे वो, तो उस समय जो भाषण दिया था इस्तीफा देने से पहले, वो भाषण पूरे देश में चला। अच्छा, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, तो उस तरह से वायरल नहीं हुआ, लेकिन उसके कैसेट बनाकर जो है कहने जा रहा था, चलाए गए। संसद के भाषण के कैसेट बटे, और वो आज यूट्यूब में और उसकी जो सिंपैथी थी, जो उन्होंने आखिर में एक बात कही विपक्ष से कि आप सब लोग कहते हैं कि अच्छा आदमी है, गलत पार्टी में है, तो आप बताइए आप इस अच्छे आदमी का क्या करना चाहते हैं। तो वो सिंपैथी जो है वो 1991 के इलेक्शन में 1998 के इलेक्शन में आपको दिखाई दी। ठीक है, तो इसलिए इनको पता है कि मोदी को ना बोलने दो, वरना ना बोलने दो, नहीं तो भाई बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई विवाद नहीं है। तो उनको मालूम है कि मोदी बोलेंगे तो वो बड़ा इम्पैक्टफुल होगा, वो हमारे लिए खराब होगा, तो बोलने ही मत दो, लोगों को सुनने ही मत दो। लेकिन मोदी जी की भी दाद देनी पड़ेगी भाई, कल की भी और आज की भी। आप समझिए ना, 200 लोग आपके सामने खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, 200 लोग, और आप भाषण दे रहे हैं, और एक ही दूरी पे खड़े हैं, कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। बिल्कुल। अरे सेंटेंस ना बने, वर्ड फंबल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, आप कोई तारतम्य आपकी सोच का नहीं होगा। लेकिन उन्होंने 2 घंटे का भाषण दिया। कल लोकसभा में ये हुआ कि बहुत ज्यादा जब लोग चीखा चिल्ली करने लगे तो उन्होंने हेडफोन लगा लिया। अच्छा, उसका भी माने ऐसे क्रेडिट लिया जा रहा है जैसे पता नहीं कौन सा तीर छोड़ दिया भाई, हेडफोन पहनवा दिए। देखिए मोदी को हेडफोन पहनने को मुझे लगता है इसी पर बात होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने हेडफोन पहन लिया, इस देश की संसद में या दुनिया की किसी संसद में जो स्पीकर होता है और जो सुनने वाले भी होते हैं, 2 वजह से पहनते हैं। एक तो ये कि दूसरे की आवाज डिस्टर्ब न करे, सुनाई न दे। दूसरा ये भी होता है जब आप दूसरी भाषा में, क्योंकि भारत तो बहुभाषी देश है, तो यहां अंग्रेजी में लोग सुनना चाहते हैं या हिंदी में सुनना चाहते हैं। आप राज्यसभा की कार्रवाई सुनेंगे, अपने ही मतलब अपना भी ईयरफोन लगाएंगे तो आपको एक में हिंदी सुनाई देगा, एक में अंग्रेजी सुनाई देगा। बहुत कम लोग जानते हैं। आज की कार्रवाई आप सुनिए तो जब भी उसमें ऐसा होगा तो वो ट्रांसलेट भी हो जाएगा। सवाल यहां यह है कि संसदीय जो एक तरह से कहें कि व्यवस्था परंपरा है, उसका उपहास उड़ा रहे हैं या नरेंद्र मोदी का उड़ा रहे हैं, पता नहीं, मुझे तो लग रहा है अपना। और जब आप कहते हैं कि सब एकदम डरा दिया, धक्का दे दिया, तो दरअसल आप बहुत डरे हुए हैं। आपको लगता है कि एक कोई चीज होगी और नरेंद्र मोदी का ऑरा, वो प्रभाव फिर से, वो लार्जर देन लाइफ जो छवि है वो फिर से हो जाएगी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि अब पप्पू वाली छवि और बालक बुद्धि वाली छवि ये कैसे जाएगी, क्योंकि ये प्रियंका गांधी ने कहा कि बहुत पैसे खर्च करके हमारे भाई की छवि पप्पू बनाई गई। अब बालक बुद्धि हो गया। लोग कह रहे हैं कि बालक बुद्धि कौन है? कल से चला दिया मोदी जी ने, कल से चल रहा है, चल गया। और वो जो किस्से थे वो तो हम लोग भी बात करते हैं ना भाई, ये कैसे होगा कि कोई आदमी कहे कि नहीं हम अपने हिसाब से करेंगे। और वो वाला वीडियो दिखाना चाहिए जिसमें वो बैठे हैं यूं ऐसे करके हाथ, और जो अंदाज है जो आपने कहा ना, सेंस ऑफ, मैं बोलना नहीं चाहता, मतलब रिंग लीडर जैसे बैठते हैं ना, बिल्कुल। और छोड़ दिए अपने लोग, छोड़ दिए, जाओ तुम करो। और जो कोई नहीं जा रहा था, गोगोई साहब जो हैं, गोगोई साहब तो ऐसे थे जैसे बाराती इकट्ठे करके ऊपर जा जाके जो थोड़े वृद्ध हैं उनको खींच के पकड़ के लेके आए। जो जिस सांसद को लेकर कि मणिपुर के सांसद को बोलने का मौका नहीं दिया गया, लोकसभा में इतना हंगामा किया गया, वो सांसद वेल में जाने को तैयार नहीं था। उसको हाथ पकड़ के जबरदस्ती खींचा गया है। कोई भी सभ्य सांसद प्रधानमंत्री के बोलते हुए वेल में नहीं जाता। और ये मतलब एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जरा सत्ता पक्ष के लोग भी थोड़ा इतना आशंकित व्यवहार से रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। कल दिखाना चाहिए था, जवाब देना चाहिए, कल स्क्रीन आधी कटनी चाहिए थे जब राहुल गांधी वो हरकत कर रहे थे। आज उसको लाना ठीक है, लोगों ने देखा, लेकिन कल दिखना चाहिए था कैसे एक डरते डरते आया, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 5 हुए, फिर अचानक 15 लोग आए और वो प्रधानमंत्री के नजदीक तक पहुंचे। हालांकि प्रधानमंत्री ने पानी पिलाया, मतलब पानी दिया पीने के लिए। हाँ, पानी दिया पीने के लिए, लेकिन अपनी स्पीच उन्होंने पूरी
और ये कहा कि भाई अब मेरा गला बड़ा मजबूत हो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये लोग चाहते थे कि मैं रुक जाऊं या बैठ जाऊं, लेकिन और शायद वो ये भी चाहते थे कि स्पीकर फिर एक बार कार्रवाई कर दें, उनको बाहर निकाल दें। तो वो भी मंशा उनकी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मोदी जी अपना पढ़ते। मुझे लगता है ये एनडीए वाली मीटिंग में तय कर लिया उन्होंने, जो उन्होंने बुलाई थी, जिसके बाद किरेन रिजिजू बता रहे थे कि हमें वो व्यवहार नहीं करना है। तो इस बार शायद तय किया था कि ये काम करना ही नहीं, उनको बोलने देना है, उनको चिल्लाने देना है, चीखने देना है। शायद उसकी तैयारी वो करके आए थे, इसीलिए पहले 40 मिनट का भाषण आप देखिए तो लग रहा था जैसे थकाने की कोशिश है कि ठीक है चिल्लाओ, थको, परेशान हो, तो वो करके उन्होंने दिखाया। और उसके बाद फिर जब आए, मैं आज बात कर रहा हूं एलओपी राहुल गांधी की, नेता विपक्ष राहुल गांधी की। नेता विपक्ष यही करने के लिए बने वो। मैंने जितने दिन संसदीय कार्यवाही देखी है संसद की, ऐसा एलओपी कभी नहीं देखा है, जिसके भाषण के इतने ज्यादा अंश जो है एक्सपंज करने पड़े स्पीकर को। एलओपी बड़ा सम्मानित पद होता है, प्रधानमंत्री के बाद सदन में सबसे ज्यादा अगर सम्मान किसी का होता है, कई मामलों में प्रधानमंत्री से भी ज्यादा स्पीकर का हमेशा जो है एक झुकाव होता है एलओपी की ओर, कि थोड़ा सहानुभूति ज्यादा होनी चाहिए। विपक्ष जाहिर है कि संख्या बल में कम होता है, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बने इसके लिए। लेकिन इस तरह का अगर विपक्ष हो तो संख्या का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको हंगामा ही करना है तो उसके लिए तो 10-15 आदमी काफी है, उसके लिए 99 नहीं चाहिए फिर। तो जो राहुल गांधी ने किया, उनके लिए एक बहुत बड़ा, मतलब मेरे हिसाब से स्वर्णिम अवसर था अपने को एक सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में स्टैब्लिश करने का। हाँ। अगर वो तैयारी के साथ आए होते, अगर तथ्यों और तर्कों के साथ आए होते, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इलेक्शन रैली। आप इलेक्शन रैली में झूठ सच बोलकर कुछ भी निकल सकते हैं, संसद में ऐसा नहीं होता। वो तो ये राहुल गांधी को पता ही नहीं है। वो जो भी बोलने दिया गया ना, बीच में हाँ इंटरवीन किया, एक लाइन के लिए प्रधानमंत्री ने किया, 2 बार अमित शाह जी, 3 बार अमित शाह जी उठे, लेकिन उठे 2 बार की अपनी बात कही, अपना ऑब्जेक्शन जताया और उसके बाद बैठ गए। राहुल गांधी की 2 घंटे की स्पीच पूरी सुनी गई। कम से कम सत्ता पक्ष ने कोई हुटिंग, कोई नारेबाजी, वो सब नहीं किया, वरना उनके पास भी उतने लोग थे, वो ज्यादा लोग हैं, वो तो चाहते तो बोलते रहते लगातार। तो मुझे लगता है ये भी एक, मतलब जिसको कहते हैं ना कि जो लोग ये कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे हैं, उनको समझने के लिए आप ढेर सारी डिबेट करेंगे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वो सब छोड़िए। एक प्रधानमंत्री का लोकसभा राज्यसभा में भाषण, और दूसरा जो विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। राहुल गांधी जब बोल रहे थे किसी ने कुछ नहीं कहा, जो जवाब हुआ फैक्ट्स पर आया। एक्सपंज होना तो खैर मैं मानता हूं कि उसको नए सिरे से परिभाषित होना चाहिए, क्योंकि आज के डिजिटल युग में क्या एक्सपंज होना, लेकिन और किसी ने खराब बात कही है तो वो तो पता ही बिना फैक्ट बोले भी। देखिए, एक्सपंज होने का मतलब है कि रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। हाँ नहीं, ठीक बात। हम आज, आप तो आज देख रहे हैं ना, जो भी असर पड़ना है पड़ रहा है, लेकिन आज से 20 साल बाद कोई रिसर्च करने जाएगा, कार्रवाई दिखेगा, तो उसमें वो नहीं दिखेगा। अब बजट सत्र शुरू होगा 22 से, है ना शायद 22। हाँ, तो बजट सत्र में भी यही होगा। हाँ बिल्कुल होगा, पक्का। वो तो पहले दिन उन्होंने इंडिकेशन, देखिए पहले दिन से उन लोगों की अपेक्षा क्या थी, चाहते क्या थे, मोदी कमजोर दिखे। हाँ, 240 सीट आ गई है, हम हावी हो अब झुके हुए दिखे मोदी। तो पहला झुकाने का प्रयास हुआ डिप्टी स्पीकर के मुद्दे को लेकर। शर्त रखी गई कि हम स्पीकर पर समर्थन करेंगे, डिप्टी स्पीकर में दे दो। अगर उस दिन मान गए होते प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी, तो उसका संदेश बिल्कुल साफ जाता कि झुक गए, कमजोर हो गए हैं, इसलिए जो है दबाव। आप कह रहे हैं अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उसका मैसेज गया कि हम कमजोर नहीं हुए हैं, हम झुकने को तैयार नहीं हैं, हम जैसे दो टर्म में शासन चला रहे थे वैसे ही चलाएंगे, उतनी ही मजबूती से चलाएंगे। अच्छा, और उसका असर, उसका शायद कल जो प्राइम मिनिस्टर के साथ किया गया, जो सर कह रहे हैं कि ये कोशिश ये थी कि दबा दो, झुका दो, मोदी को स्पीच के बीच में रोक दो, इनको रुकना पड़े, अपनी बात मनवा लें कि इस आदमी को पहले बोलने दो। मोदी तो नहीं रुके, मोदी बोलते रहे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे वो बोलना चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर के बीच के, और नॉर्मली मुझे लगता है अगर ये सब हंगामा उनके साथ पहले ना हुआ होता, कल लोकसभा में अगर ये ना हुआ होता, और आज अगर इंटरवेंशन मांगते मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत आसान तो मोदी बैठ जाते, खुद ही मोदी जी बैठ जाते। बिल्कुल। लेकिन कल उनके साथ चूंकि ये हो चुका था लोकसभा में, तो आज उन्होंने कहा आज मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। देखिए, नरेंद्र मोदी को जो लोग जानते हैं, जब आप उन्हें दबा के कुछ कराने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा आक्रामक, ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि दबाव के साथ काम करते हैं। ये गुजरात से जो लोग जानते हैं, बहुत लोगों ने उसको, हाँ, एक किस्सा आपको सुना रहे।
2002 का मामला है। चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। हिरेन पंड्या का नाम सुना ही होगा आपने। मोदी ने तय किया इनको टिकट नहीं देना है। उनके मंत्रिमंडल में थे, बाहर निकल के जो है कैबिनेट की बात बाहर की, कुछ झूठ कुछ सच, बहुत नाराज थे। यहाँ से जो लिस्ट गई मतलब गुजरात से, उसमें नाम नहीं था। लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली प्रभारी थे गुजरात के, वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे, पहुंचे गांधीनगर और नरेंद्र मोदी से कहा कि पार्टी चाहती है कि हिरेन पंड्या को टिकट मिले। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर आप हिरेन पंड्या को बढ़ाना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, राज्यसभा में जिताकर भेजने की जिम्मेदारी मेरी, उनको केंद्र में मंत्री बना लीजिए, लेकिन यहाँ टिकट नहीं दूंगा। तो फिर आडवाणी जी ने कहा कि अटल जी चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे नेता हैं, उनकी बात मैं नहीं टाल सकता, तो उनको टिकट दे देते हैं, लेकिन आप चुनाव किसी और के नेतृत्व में करा लीजिए। अच्छा, मैं नहीं लड़ूंगा। हाँ, ओके। तीनों लोग चले आए, हिरेन पंड्या को टिकट नहीं मिला। तो अपनी पार्टी में अपने नेता जिसका इतना सम्मान करते हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री बने, उनको मालूम है कि सब कुछ पार्टी ने दिया, वहां वो झुकने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो मान रहे थे कि वो सही हैं। और अगर पार्टी ने हिरेन पांड्या को टिकट दे दिया होता तो ये सच में उतर जाते मोदी। अब पार्टी को ये लगा होगा तभी मान गई ना। पार्टी को लगा होगा कि ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये मतलब इस तरह के किस्से जो है कम मिलते हैं। ये बहुत पुराना किस्सा एक और सुना देता हूं। वो डॉक्टर संपूर्णानंद का है। डॉक्टर संपूर्णानंद और गोविंद वल्लभ पंत की पटती नहीं थी। तो पंत जी यहाँ होम मिनिस्टर थे, वो मुख्यमंत्री थे। यूपी से लिस्ट आई कैंडिडेट्स की, उसको पंत जी ने सब बदल दिया। नेहरू जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और बुलाया संपूर्णानंद को, कहा कि ये लिस्ट है, ये देख लो, तुमको अगर कोई चेंज करना। तो उन्होंने देखा, समझ गए कि हो चुका है, नेहरू जी सहमत है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ एक नाम बदलना है। उन्होंने हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुरंत उन्होंने जहां उनका नाम लिखा था काट दिया और नेहरू जी को ये हुई बात। दस्तखत कर, नेहरू जी ने फाड़ा, सूची को फेंक दिया, उनकी सूची पे दस्तखत किया और दे दिया। तो मतलब नरेंद्र मोदी झुकेंगे नहीं इस प्रेशर के अंदर, दबाव के अंदर। ये अगर इस वक्त ऑपोजिशन को, राहुल गांधी को लगता है तो मुझे लगता है उनको भी पता होगा। आगे चीफ मिनिस्टर के तौर पर अमेरिका से जिस तरह की साजिशें हुई, वीजा नहीं लेने दिया, पूरा एनजीओ कबाल लगा, क्या क्या नहीं। कल तो मोदी जी ने जो किया राहुल गांधी के सामने बैठ खड़े होकर, राहुल गांधी सुन रहे थे ना स्पीच उनकी, हंगामा करवा भी रहे थे राहुल गांधी, लेकिन बैठे भी हुए थे तो स्पीच सुन रहे थे। तो कई बार मैं कहता हूं ट्रोल करने पर अगर नरेंद्र मोदी आ जाएं तो इनका भी कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। कोई नहीं, कोई सानी नहीं अगर ये ट्रोल करने को। तो इन्होंने जो 3-4 कहानियां सुनाई, मैं जल्दी जल्दी आपको एक दो सुना देता हूं। पहले बोले एक बच्चा मिठाई बांट रहा था कि उसके 99 नंबर आए थे, तो स्कूल में मिठाई बांट रहा था। तो टीचर आया, अब तो किस बात की मिठाई बांट रहा है? इसके 100 में 99 नहीं आए, इसके 543 में 99 आए। फिर उन्होंने शोले के मौसी वाली कहानी सुनाई, ये सुनिए आप। अच्छा, और इस पर क्योंकि उन्होंने फैक्ट पर बोला तो हम बात करते हैं कितना फैक्ट है इसमें। उन्होंने कहा कि भाई जैसे शोले में अमिताभ बच्चन मौसी को कहानी उसके लिए, धर्मेंद्र जी के लिए बोलते हैं, शराब पीता है, लड़का बड़ा अच्छा है, जुए की आदत है, लेकिन लड़का बड़ा अच्छा है मौसी। तो ऐसे उन्होंने कहा कि अरे मौसी, तीसरी बार हारे हैं, हारने का रिकॉर्ड ही तो बनाया है, मॉरल विक्ट्री तो है। दोबारा बोले 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, लेकिन हीरो तो हैं। फिर उसके बाद बोले कि पार्टी की लुटिया ही तो डुबाई है, मगर पार्टी सांसें तो ले रही है। लेकिन देखिए, अब जो भी है, ये 99 ही है जो जोर मार रहा है अंदर से बार बार। ये तो सच है। राहुल गांधी को लगता है कि इस बार कुछ कमाल हो गया है, कुछ अद्भुत कर दिया है। 99 से ज्यादा है 240 बीजेपी का। उस बीजेपी का नीचे आना कि बहुमत नहीं लेने दिया। अगर ये 99 की बजाय 109 होता और बीजेपी 272 पार कर गई होती, तो शायद इस तरह का टेम्परामेंट न देखता। अगर फुल मेजॉरिटी मिली होती, फुल मेजॉरिटी मिली होती। उनको लग रहा है कि हमने रोक लिया, हमारी वजह से, हमारे प्रचार की वजह से, हमारे प्रभाव की वजह से। पहली बार उनको लग रहा है कि हम वोट दिलाने में अपनी पार्टी को कामयाब हुए। तो उसका जो अहंकार है वो ये सब करवा रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे अश्वमेध यज्ञ जीत कर आए हैं। अब उनको, उनका कोई चैलेंजर बचा नहीं है।
क्या क्या हासिल कर लिया है भाई? ठीक है, आप और सीटें बढ़ गई आपकी। पिछले 4-5 साल से 2021 से जो G23 बना, तो कांग्रेस में जो गांधी परिवार की पोजीशन थी वो भी काफी वीक विकेट पे थी। तो उनको ये भी बार बार दिखाना, देखो मैं आक्रामक हूं, देखो मैंने तुम्हें 99 सीट लाई, अब मेरे खिलाफ विद्रोह बंद, अब मैं ही हूं। तो इसको भी बार बार स्टैब्लिश करते रहेंगे कांग्रेस का, जो अगर अच्छा बुरा जो भी हूं मैं ही हूं, उसको भी बार बार स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अगर छोटा मोटा कोई विद्रोह बचा है तो वो भी खत्म हो जाए, तो वो उसको बार बार दिखाते हो। आदि इनकी अपनी पार्टी में भी, अपनी पार्टी अपने समूह इंडी गठबंधन में भी अपने आप को दिखाने, क्योंकि इनको भी अभी किसी ने नेता माना नहीं था ढंग से। ममता बनर्जी से आज भी पूछ लीजिएगा तो नहीं मानेंगी। अखिलेश मानते हैं क्या उनको नेता? अखिलेश जी तो बराबर में बैठते हैं, बराबर में बैठते हैं। वो उनके जन्मदिन के पोस्टर में सब में लिखा था भाभी के लिए है, अखिलेश जी के लिए। और सारा है कि मैं मुस्लिम वोट किसे मिलेगा, सारी रीजनल पार्टी में। यूपी में 27 में चुनाव है ना, 27 में, तब तक चलेगा लाइन से, तभी तक चल पाए। मैं तो अलायंस की बात नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि ये जरूर बात हो जानी चाहिए, और जो लोग कॉफी लिए कुरुक्षेत्र देख रहे होंगे उनको सुनाई दे जाएगा। कॉफी पी जाए थोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वो इस्टेब्लिश कर दिया है जो हर ड्राइंग रूम में बात हो रही होगी, 1/3 सरकार की नई परिभाषा। हाँ, ये सुनिए भाई, जबरदस्त है ये। बार बार कहा जाता था 1/3 सरकार, 1/3 सरकार। क्यों कहा जाता था? क्योंकि 240 रह गए, नायडू जी हैं और नीतीश जी हैं, दो लोग बड़े पार्टनर, तो 3 लोग, वैसे तो बहुत लोग, तो वो कहते थे 1/3 सरकार, बार बार कहते थे कि ये दोनों वैसा, कि खूब मीम वगैरह, कार्टून वगैरह। अच्छा, कांग्रेस में आजकल कार्टूनिस्ट को काम खूब मिला हुआ है, मतलब मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्टूनिस्टों को काम मिला हुआ है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं। नहीं, कार्टूनिस्टों को काम मिला हुआ है, आप लोग डोंट टेक इट अदरवाइज। वो 1/3 की परिभाषा आज बदल दी प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा उनके मुंह में घी शक्कर, 1/3 ही हमारी सरकार है, क्योंकि 10 साल ही तो चली, अभी 2/3 बाकी है, 20 साल बाकी है। तो 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की ये सरकार कहीं नहीं जाने वाली। सही। और देखिए, मैं और चीजें तो नहीं जानता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी कैसे, जिसको कहते हैं ना, पूरा गेम पलटते हैं, वो गुजरात से ही देखना चाहिए। 2007 उनके जीवन का बहुत कठिन चुनाव था, 17 उनके जीवन का बहुत कठिन चुनाव था। 7 में वो गुजरात में ही थे, 17 में दिल्ली आ गए थे। आपको याद होगा, वो सी प्लेन से अंबा देवी उड़ गए थे, बहुत कुछ हुआ। 99 के बाद 156 माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड गया टूट। तो अभी भी वो आए, अगर ये पार्टी ना आ पाती सत्ता में तब तो ठीक था, सत्ता में भी आ गई है, अपने लोगों को सब कुछ कह रही है, और जो उनका कहते हैं ना कि कार्यक्रम जो है वो तो जारी रहेगा। वो तो मुझे लगता है कि अब और जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा, कांग्रेस इकोसिस्टम को अब ये ध्यान में रहना चाहिए, उनको चेता रहा हूं, जैसे करेंगे उसका जवाब उसी तरह से मिलेगा। नहीं, उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये जो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक सुनना चाहता था प्रधानमंत्री, वो बोले, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी एड्रेस कर रहे थे कि ये मत समझना कि मैं कमजोर हो गया हूं 240 आने से, या मैं अपने रास्ते से अलग किसी रास्ते पर जाऊंगा। अब इस रास्ते पर मैं और तेजी से चलूंगा। नहीं, जैसे मतलब क्या? जो इकोसिस्टम की बात की, कांग्रेस के इकोसिस्टम की, उन्होंने कहा कि इस देश की प्रगति को रोकने का प्रयास हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, और कांग्रेस कर रही है, और बाहरी शक्तियां भी हैं। दूसरी बात उन्होंने जो कही देश की सुरक्षा को लेकर, उन्होंने कहा कि अगर सेनाओं के आधुनिकीकरण को रोकने की, युवाओं के को सेना में जाने से रोकने की कोशिश हो रही है, तो किसकी मदद के लिए हो रही है? साफ इशारा चीन की ओर था, कांग्रेस और चीन के संबंधों की ओर था। ये अग्निवीर पर जब हंगामा किया, अग्निवीर पर जब हंगामा किया था, तो उन्होंने कोई बात छिपाई नहीं, बड़ा खुल के कहा। और आपको याद होगा, एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में चुनाव के दौरान एक सवाल पूछा गया था कि आपसे तो सब कठिन सवाल पूछ लिए, बोले आप ये भी इकोसिस्टम के दबाव में पूछ रहे हैं, और इस इकोसिस्टम को आप नहीं ठीक कर पाएंगे, मैं ही ठीक करूंगा। उसी का एक्सटेंशन था उन्होंने जो संसद में कहा। नहीं, आपने लेकिन जो गुजरात वाली कहानी भी बताई हमको कि 99 से फिर अगले चुनाव में 156 हो गया था, तो आप क्या कह रहे हैं इस बार 240 का फिर 2029 में कुछ हो जाएगा? नहीं, देखिए, जो काम करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, और जब 99 गए थे तो एक बड़ी कमाल की चीज थी जिसको देश के लोगों को सुनना जानना चाहिए। शहरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में 1-1 लाख मतों के अंतर से जीती थी।
ग्रामीण सीटों में बहुत कम अंतर से हार गई थी। यहां अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट 2019 से 24 में बढ़ा, लेकिन चूंकि सब एक साथ आ गए, एक तरह का नैरेटिव बना, ये स्थिति बनी। कुछ सीटों पर कम से हारे, वो एक अलग तरह की बात है। लेकिन क्या इस नैरेटिव को विपक्ष 5 साल सस्टेन कर पाएगा? वो अभी तो लहरा तो रहे हैं, वो अभी तक लहरा रहे हैं, लेकिन 19 के बाद लग रहा है यही हमारा ब्रह्मास्त्र। 24 में चुनाव उसका जवाब अनुराग ठाकुर ने बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा वो लहराते रहते हो, बताओ उसमें कितने पेज हैं। तो कभी खोल के पढ़ भी लिया करो। खाली लहराने के लिए नहीं है, वो जीने के लिए है संविधान। नहीं, इस पर तो आज प्रधानमंत्री बोले भाई 75 की 77 की इमरजेंसी जो थी, 75 की सॉरी, तो वो कौन से संविधान की कौन सा संविधान चल रहा था उस वक्त। फिर उन्होंने बोला कि एक्सटेंड कर दी लोकसभा, 5 साल की लोकसभा को 6 साल की लोकसभा कर दिया था। ये कौन सा संविधान था? केवल लोकसभा नहीं, सारी विधानसभाओं का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। हाँ, फिर बोले अब जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उनके सर पर बैठा दिया एनएसी। ये नहीं, वो तो देखिए ये कौन सा संविधान? एनएसी में तो उससे ज्यादा हुआ था जो हो नहीं पाया। ये कुकृत्य था संविधान के साथ। वो जो है एनएससी को ये अधिकार दे रहे थे कि उसकी चेयरमैन के पास किसी भी विभाग की फाइल जा सकती है। हाँ, उसका बीजेपी ने बहुत विरोध किया संसद में, तब वो जो है उसको रोका गया। तो और एक बात और बोली जो आज बहुत चुभी होगी कि एक परिवार को प्रोटोकॉल में कैसे प्राथमिकता मिलती थी। गांधी परिवार की बात कर रहे थे। अच्छा, वो प्रोटोकॉल अब सब बदल दिया गया तो बड़ा हाईतौबा मची थी उस वक्त। इवन रॉबर्ट वाड्रा को वो प्रोटोकॉल मिला। कह रहा हूं, तब तो बेचारे दामाद जी एयरपोर्ट पर भी बिना फ्रिस्किंग के जाते थे। अब सांसदी भी मांग रहे हैं, मतलब 3 तो बदले हैं। तब मतलब सब कुछ देखिए, बदला बहुत कुछ है देश में। हाँ। ऐसा नहीं है। इस देश को सही मायनों में, और जब मैं ये कहूंगा तो हो सकता है कि इसको काट के कहेंगे कि देखो ये भी क्या बोल रहे हैं, लेकिन सचमुच अटल जी के समय में क्या कुछ था कि वो अपनी उसी चीज को मेंटेन करने में रह गए, क्योंकि सरकार ऐसी थी, पूर्ण बहुमत की नहीं थी, करते क्या। केवल वो नहीं था हर्षवर्धन जी, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, अटल जी की किडनी की समस्या थी, बड़ी गंभीर समस्या थी, उनकी हालत बड़ी क्रिटिकल थी, तो इलाज के लिए विदेश भेजा था, सारा खर्चा सरकार ने दिया था। तो अटल जी उस एहसान को मानते थे, इसीलिए वो गांधी अगर उस एहसान को न मानते होते तो राहुल गांधी पता नहीं कब के जेल में होते। जेल में होते? जी हाँ, बस सुब्रमण्यम स्वामी तो खुलेआम पूरा डिटेल बताते हैं। जेल में तो आज तक नहीं डलवा पाया कोई। आपने 40 घंटे अमेरिका में किस एयरपोर्ट पर किस तारीख को कितने बजे रोके गए, कैसे उसके बाद जो है फोन आया पीएमओ में, ब्रिजेश मिश्रा ने किस तरह से जो यूएस एम्बेसडर, अच्छा आप उस केस की बात, और उसका जिक्र अभी कल ही जो है वो जिसका प्रदीप जी जिक्र कर रहे हैं, पद्मश्री पत्रकार हैं सुरेंद्र किशोर जी, तो उन्होंने बड़े विस्तार से लिखा हुआ है अखबारों की कटिंग के साथ। सर अब जरा क्लोजिंग रिमार्क्स समय कम है। अब शांतनु जी आप बताइए, आने वाला वक्त कैसा दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये जो हुड़दंग है इसको वो सस्टेन कर पाएंगे, या फिर ये सस्टेन कर भी पाए तो जनता इसे बार बार, उनका खुद का समर्थक भी क्या इसमें मजा ले पाएगा बार बार। तो एक बार ठीक है, आपने प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया, उनके जो बिल्कुल खाटी एंटी बीजेपी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी हल्का सा लिखना पड़ा। आज आपने देखा कि गलत हो रहा है, कि ये थोड़ा गलत हो रहा है, आपने इतना हैकलिंग क्यों करी, उनको भी लिखना पड़ा, क्योंकि वो इतना अनफेयर लग रहा है देखने में, तो उनको भी बोलना पड़ा। खुद अपना सपोर्ट खो रहे हैं, ये खुद अपना सपोर्ट खो रहे हैं। ऑलराइट। और मोदी जी ने जैसे कहा ना, एक बार फिर ट्रोल करते बोला, वो फिल्म का डायलॉग है, तुमसे ना हो पाएगा। तो क्या हो पाएगा? मुश्किल दिख रहा है। नहीं, सचमुच मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, आपको कुछ मिल जाए तो, जैसे मैं उसका उदाहरण देता हूँ, कोई क्षेत्रीय पार्टी बनती है, जातिवादी पार्टी बनती है, तो दूसरों को गाली देती है, सब कुछ करती है, जैसे ही थोड़ा आता है ना तो सब, मायावती जी का उदाहरण ले लीजिए, लालू जी का उदाहरण ले लीजिए, सबका मुलायम से, लेकिन आप हमेशा उसी मोड में रहें तो फिर आप क्षरण, एक शब्द होता है ना, तो धीरे धीरे क्षरण होना शुरू होता है, उसका खतरा है। सर आपके लिए यक्ष प्रश्न, समय बहुत कम है, राहुल के मन में क्या है? राहुल के मन में अराजकता है। चुनाव से पहले खुद कह चुके हैं भाई कि सिविल वॉर की स्थिति आ सकती है। मतलब अगर नतीजे हमारे मन के मुताबिक नहीं आएंगे, तो अगर नहीं आए होते, मान लीजिए अगर 52 से कम हो गई होती सीटें, तो आज क्या दृश्य होता, इसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। राहुल गांधी वांट्स एनार्की। बिल्कुल चाहते हैं कि किसी तरह से
ये सरकार डिस्क्रेडिट हो, ये सरकार कमजोर हो, दुनिया में इसकी साख गिरे, देश में इसकी साख गिरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख गिरे। ठीक है। इसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। तो व्यूअर्स, आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में चर्चा हुई राहुल गांधी पर। राहुल गांधी चाहते क्या है, राहुल गांधी के मन में क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, आने वाले वक्त में आपको पार्लियामेंट में क्या दिखाई देगा, सड़क पर क्या दिखाई देगा इन 5 सालों में, और कुछ और क्या क्या नया होगा, ये सब कुछ आपने जाना। मजा आया आपको तो जरूर बताइएगा। इस प्रोग्राम में मजे की कोई कमी नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, हर्षवर्धन जी, चांद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ कुछ कम रहेगा तो संसद रहेगी।